हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वायर थी कि सर हमें ट्वेल्थ बोर्ड में 100 में से 100 नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं। सर हम प्रत्येक चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से हमने कवर किया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये जानना है कि कोई कमी तो नहीं रह गई, या हम किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर को हम लिखें। लिखने का भी क्या तरीका होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको अपन ज़्यादा फोकस करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही बात करेंगे कि ट्वेल्थ बोर्ड में चाहे एग्रीकल्चर की बात करूं, बायोलॉजी की मैं बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, हिंदी की मैं बात करूं, इंग्लिश की मैं बात करूं, उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को अपन फोकस करेंगे और प्रूफ के साथ में अपन बात करेंगे कि ट्वेल्थ बोर्ड की जो कॉपी है, ये एग्रीकल्चर की मैं कॉपी लेके आया हूं जिसमें एक स्टूडेंट के 56 में से 56 नंबर आए हैं। यहाँ पर अपन इसी चीज को फोकस करेंगे। अब कौन सा सब्जेक्ट है, वो कितने नंबर का होता है, वो भी अपन साथ में कवर करने वाले हैं। तो पूरे में से पूरे नंबर किस तरीके से ला सकते हैं बोर्ड के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। आज के वीडियो में अपन यही बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अच्छी लगे इंफॉर्मेशन तो इसे शेयर जरूर करना है। तो देखो, कॉपी को दिखाने से पहले मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा। यहाँ पर बात यह है कि भाई आप अपने 5 सब्जेक्ट है, मैं एबीसी की बात कर रहा हूं, सिर्फ एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश अपने 5 सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, केमिस्ट्री की मैं बात करूं, हिंदी की मैं बात करूं, इंग्लिश की मैं बात करूं, अपने 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं दोस्तों। ओके डन। एग्रीकल्चर में अपन देखें तो एग्रीकल्चर का जो पेपर है, पेपर पेपर अपने होता है 56 नंबर का। पेपर कितने नंबर का होता है? 56 का। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 14 नंबर अपने सत्रांक होते हैं। टोटल नंबर होता है 100। मतलब एक सब्जेक्ट 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों में ये पैटर्न सेम होता है भाई, ये पैटर्न सेम है। ओके डन। वही बायोलॉजी में 56 का पेपर होगा, केमिस्ट्री में भी 56 का होगा। तीनों में प्रैक्टिकल 30 नंबर के रहने वाले हैं और सत्रांक है वो 14 नंबर के रहने वाले हैं। बायोलॉजी भी 100 का होगा और केमिस्ट्री भी कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। ओके डन। हिंदी की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर पेपर 80 नंबर का होगा, प्लस 20 नंबर यहाँ पर सत्रांक के होते हैं। तो ये भी कितने का होगा भाई? टोटल 100 का हो गया। मैं इंग्लिश की भी बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो ये भी 80 नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा सॉरी। इसके अलावा 20 नंबर आपके सत्रांक रहने वाले हैं और ये भी कितना होता है? 100। और 500 का आपके पेपर रहने वाला है। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपके 12th का पेपर रहने वाला है। अब मैं आज के वीडियो में जो बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं मैं 56 नंबर की। किसकी बात करने वाला हूं? मैं 56 नंबर की बात करने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। क्योंकि बाकी तो सत्रांक और बोर्ड है, या मैं कहूँ प्रैक्टिकल, वो तो अदर नंबर है, वो आपको लिखने नहीं, ये तो प्रैक्टिकल के नंबर है, सत्रांक के नंबर है। जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलने वाले। तो यहां पर 56 में से 56 कैसे ला सकते हैं, इस पे आज मैं फोकस करने वाला हूं। ओके डाउट। चलिए पॉइंट की बात करते हैं और सीधा अपन चलते हैं। इस प्रकार की आपके बोर्ड में कॉपी आएगी दोस्तों। देखो, यहां पर किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी, उसको छुपाया गया है, रीजन प्राइवेसी है। तो इसके पीछे क्या होता है? एक तो स्टूडेंट मतलब आपका नाम होगा, आपके जो बोर्ड एग्जाम में रोल नंबर है वो होगा, फादर नेम, मदर नेम, जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा सब्जेक्ट क्या है आपको वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर माध्यम कौन सा है, तो हिंदी है तो हिंदी, और इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम। ओके। डेट, जो जिस दिन आपकी डेट रहेगी, मतलब एग्जाम का दिन क्या है और डेट क्या है वो रहने वाली है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि एग्जाम के दिन और दिनांक की समस्या सबसे ज्यादा आती है। दिन का नहीं पता होता कौन सा वार है, ना डेट का पता होता है। सर से पूछ रहे, एक्सनल से पूछ रहे थे, मैम आज, या सर आज डे कौन सा है। तो आप उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। बाकी ये जो कॉलम अपने को खाली छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नंबर देगा। तो देखो, इस स्टूडेंट के 56 में से 56 है। ओके डन। आ जाओ। ये जो कॉपी है ये 2022 की है, ये 2022 की है दोस्तों, ध्यान रखना। कब की है भाई? ये 2022 की मैं कॉपी लेकर आया हूं, अभी 2023 की आई नहीं है साइट पे। अब ये मिलेगी कैसे कॉपी, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ओके डन। आ जाओ। अब आपका जो
क्वेश्चन पेपर है वो 3 फॉर्म में रहने वाला है, खंड ए, खंड ब और खंड स, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। सबसे पहले आपको ऊपर क्या लिखना है, खंड ए या पार्ट ए। अब इसमें कॉमन आप देखोगे तो यहां पर कुछ लिखा हुआ है, एक तो प्रश्न संख्या, एक लिखा हुआ है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, मतलब प्रश्न संख्या, इस कॉलम में आपको प्रश्नों की संख्या लिखनी है। जैसे इस स्टूडेंट ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 लिखो, और पहले क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उनको कंटिन्यू सीरियल वाइज में करना है, आगे पीछे नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट में फर्स्ट लिखा डायरेक्ट आंसर लिख दिया फिनिश, सेकंड लिखा आंसर लिख दिया डायरेक्ट फिनिश, थर्ड लिखा आंसर लिख दिया, फोर में आंसर लिख दिया, फिफ्थ में लिख दिया। काटा पीटी का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने को, यहाँ कर रखा है लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन तक क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव, उनको सीरियल वाइज करना है, कंटिन्यू करना, आगे पीछे नहीं करना है। तो भाई साहब यहाँ पर 9 में से 9 मिले बच्चे को, डन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिखो डायरेक्ट, वही सेम पैटर्न है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिखो और उसका क्या लिखो भाई, आंसर लिखो, 4 में से 4 मिलते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना अपने को, आगे आ जाओ। आगे अपन देखेंगे तो देखना दोस्तों, यहां पर थर्ड क्वेश्चन पे आ गए अपन, किस क्वेश्चन पे आ गए, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं यहां पर, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि सरसों की क्रांति का अवस्था, सिर्फ आप हेडिंग डालो, उसके नीचे अंडरलाइन करो और डायरेक्ट लिख दो फूल आते समय और फलियां बनते समय। बताओ कोई प्रॉब्लम, ज्यादा एफर्ट नहीं, मतलब क्वेश्चन को पूरा नोटबुक में नहीं लिखना है प्यारे दोस्तों। क्यों, टाइम क्यों लगा रहे हो यार, जब पेपर आपके सामने है, मतलब कॉपी जो चेक करेगा उसके पास पेपर रहेगा, तो क्वेश्चन को नोटबुक में कॉपी में लिखना कंपलसरी नहीं है, टाइम बचाना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, बड़ा पेपर आएगा, 3.25 घंटे में पेपर को फिनिश करना है, इसलिए क्वेश्चन को आप कॉपी में पूरा ना करें, कॉपी, ओके। हाँ, शॉर्ट हिंट दे सकते हो कि जैसे सरसों की क्रांति की अवस्था, शॉर्ट इसने हिंट दे दिया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। सेकंड क्या है, पशुओं में पाए जाने वाले 2 बाह्य परजीवी, छोटा सा हिंट दे दिया, इसने आंसर लिख दिया, सेम पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी तक आपने दो चीजों को नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो कर लेना, क्या, क्वेश्चन को सीरियल वाइज करना है, कंटिन्यू क्वेश्चन करना, आगे पीछे नहीं, ऐसा नहीं कि पहले आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, फिर तीसरा कर रहे हो, फिर पांचवा कर रहे हो, नहीं, पहले में 9 क्वेश्चन है तो फिर कंटिन्यू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि 9वें को पहले कर रहे हो, तीसरे को कहीं और कर रहे हो, चौथे को कहीं और कर रहे हो, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है कि जैसे अभी आपने देखा कि छोटे वाले क्वेश्चन है सिर्फ इसने एक ही पेज में किए हैं, ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि ऐसा ही की पैटर्न अपना है, ऐसा का ऐसा ही पैटर्न आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि इसमें 4 क्वेश्चन तो आपने इस पेज में किए और आपने 2 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में किए हैं, जो मिल ही नहीं रहे कि छोटे वाले क्वेश्चन 2 आगे वाले तीसरे पेज में है, ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं, आगे वाले का जो ये है ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है दोस्त, आ जाओ। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो देखिएगा यहां पर फिर छोटे क्वेश्चन आ गए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है मिश्रित फसल, कौन सा दिया हुआ है, मिश्रित फसल वाला दिया गया है, यहां पर मिश्रित फसल वाला देख लो भाई, मिश्रित फसल लिखो और उसके नीचे क्या लिख दो, अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन का थोड़ा सा ध्यान रखना, अंदर लिख सकते हैं ऑप्शन को, यहाँ तो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन आ जाएगा, इसके लिए सब क्वेश्चन मतलब सब जो टॉपिक है इसके अंदर आ जाएंगे, इन्वर्टेड कुछ इस तरीके से लिखो, फिर यहाँ पर सीधा लिखना है क्या, मिश्रित फसल किसने डेफिनेशन पूछी है, एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है, बस इतना सा ही लिखना है, मतलब जितने शब्दों में आपको वो आंसर पूछ रहा है उतने ही शब्दों में आपको आंसर लिखना है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, जितने शब्दों में पूछा है उतने शब्दों में आंसर देना है, ठीक है, आगे आ जाओ। फिर देखो मल्च के बारे में पूछ रहा है, हाँ मल्च को थोड़ा आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्च को पलवार कहते हैं, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने क्या लिखा है, वाष्पीकरण से होने वाली हानि को रोकने के लिए मृदा को जड़ तना पत्तियों शाखाओं से अधिक ढकना क्या कहलाता है, मल्चिंग, फिनिश हो गया। फिर आगे वाला क्वेश्चन क्या है, विदेशी नस्ल की गाय तो कौन सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन, सीधा आंसर लिखो। फिर देखो आगे नंबर 4 वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें 8 में से 8 मिल गए, इसमें 1.5 में से 1.5 नंबर मिला है, इसको लिखना क्या है, कृषि उत्पादन में सस्य विज्ञान का महत्व लिखो और नीचे क्या लिख दो, अंडरलाइन कर दो। बताओ कोई प्रॉब्लम, काटापीटी बिल्कुल नहीं करी, बिल्कुल स्टूडेंट ने साफ सुथरा काम किया है, साफ सुथरा काम होना जरूरी है,
ताकि वो एक इम्पैक्ट करता है, अट्रैक्टिव करता है कि ठीक है कॉपी को चेक करने में मजा आएगा। फिर आपका आंसर शानदार होना चाहिए, कम शब्दों में लो, कॉपी को बनने से नंबर नहीं आएंगे कभी भी, कम शब्दों में उसके आंसर दो, लेकिन जो आंसर दे रहे हो, जो शब्द आप लिख रहे हो वो शानदार होने चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके आंसर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन किसकी पूछ रहा है, आंसर किसी और का दे रहे हो, तो फिर कहां से नंबर आएंगे। आ जाओ, कम शब्दों में लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आ जाओ। फिर देखो नेक्स्ट नंबर 5, देखो इस बच्चे ने क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया है 1 2 3 4, और अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, नंबर 5 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, आ गया दो, नंबर 5 की कर लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन आ गया, 1.5 में से 1.5 मिला है, क्यों, डेफिनेशन सही लिखिए। मृदा उर्वरता की, पादप के अनुकूल परिस्थितियों में किसी मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा और उपयुक्त तरीके से अपन देते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता कहते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम। फिर आ जाओ नंबर 6 पे, 1.5 में से 1.5 मिला है भाई, क्या पूछा इसने, खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधियां या उपाय, सिर्फ इसने नाम पूछा है तो नंबर लिखो और टोटल जो इसके मेथड्स है वो लिख दो। नंबर 7 क्वेश्चन की बात करते हैं, 1.5 में से 1.5 मिला है, लिख पूछा है वो ही लिखा है, सापेक्ष खरपतवार की डेफिनेशन और इसका एग्जांपल। ध्यान रखना, जहां पर जिस डेफिनेशन से या टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम हो तो डायग्राम जरूर बनाना है, जिस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है। जिस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा था यार, कि खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधियों के उपाय और उनको समझाओ, ऐसा क्वेश्चन हो सकता था। तो आप एक जगह पहले पॉइंट लिख दो, सारे लिख दिया, फिर वन बाय वन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो आगे। ओके डन, जैसे यहां पर सारे पॉइंट एक जगह लिख दिए, अब एक एक पॉइंट को लिखो और उसको एक्सप्लेन कर दो आगे। इससे क्या होगा, एक्सटर्नल को यह पता लग जाएगा कि बच्चे को पॉइंट सारे याद है, फिर थ्योरी को ज्यादा नहीं पड़ेगा यार, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको बहुत सारी कॉपी चेक करनी है। ओके, मेन चीजें देखेगा वो। इसके अलावा जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है सापेक्ष खरपतवार, ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा शब्द है जो इस लाइन में, इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, उससे क्या होगा कि जब भी एक्सटर्नल चेक करेगा कॉपी को तो वो ये देखेगा, क्या देखेगा, अच्छा इससे स्टूडेंट ने इसे इंडिकेट करवाया है, मतलब क्यों, क्योंकि ये जानता है कि इस लाइन में, इस पॉइंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। 2-3 पॉइंट है, 2-3 शब्द इंपॉर्टेंट है तो 2-3 को नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, फिर डायरेक्ट उसका ध्यान वही जाएगा, अच्छा ये पॉइंट लिखे, ठीक है नंबर पूरे। बताओ कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आदर्श जेली की पहचान दे से क्वेश्चन बड़ा था, 8वां क्वेश्चन था, यहां पर देख सकते हैं भाई, आदर्श जेली की पहचान बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करोगे आप, आ जाओ। देखो आदर्श जेली की पहचान लिखो, हेडिंग डाली और नीचे क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब इसने पॉइंट लिखे 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट लिखे, जिसमें क्या लिखा है, जेली आकर्षक पारदर्शी अर्थात जिस पात्र में रखी जाती है वैसा ही आकार ग्रहण कर लेती है, पहला पॉइंट। फिर एक लाइन छोड़ सकते हो बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा खुला खुला, थोड़ा गैप देके लिखोगे तो बड़ी खूबसूरत लाइन लगेगी। देखो देख सकते हो कितना खूबसूरत काम है। सेकंड लाइन, चाकू से काटने पर चमकदार टुकड़ों में विभक्त हो जाते, फिनिश। थर्ड पॉइंट, वास्तविक सुगंध व स्वाद होना चाहिए, फिनिश। फिर क्या है, हिलाने पर धीरे धीरे हिलानी या परंतु तिरछी करने पर बहरने नहीं लगे, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट लिखे, लेकिन चारों पॉइंटों को शानदार और सही तरीके से लिखा है इसने, तो 1.5 में से 1.5 नंबर मिल गए, फिनिश। एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं लगाया इस बच्चे ने। फिर आता हूं 9 क्वेश्चन, फल परिरक्षण व्यवसाय के विकास में बाधक समस्याएं, हेडिंग डालो और नीचे अंडरलाइन कर दो और आगे कुछ इस तरीके से लगा दो। देखो पॉइंट पहला क्या लिखा है, पॉइंटों में लिखा है बच्चे ने, पॉइंट का ही क्वेश्चन है, इसको पता है कि इसमें पॉइंट है तो पॉइंट लगाना कंपलसरी है। ओके डन, एरो नहीं लगाए, जहां पर एरो की आवश्यकता नहीं वहां पर एरो नहीं लगाए, जहां पर पॉइंट की आवश्यकता है वहां पर आप पॉइंट ही लिखे। ओके डन, आ जाओ। फिर क्या लिखा है, सहायक पदार्थों जैसे शक्कर नमक, बीच बीच में कुछ इस तरीके से पॉइंट लगा सकते हो। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं, आगे आ जाओ। राठी नस्ल की विशेषता, क्वेश्चन क्या है अपना नेक्स्ट, राठी नस्ल की विशेषता। तो बच्चे ने देखो कितना खूबसूरत आंसर दिया है कम शब्दों में। देखो पहला पॉइंट क्या है, राठी नस्ल की विशेषता, फिर नीचे अंडरलाइन कर दो। पहला पॉइंट क्या है, इसने इसको भी देखो पॉइंटों में लिखा है, सबसे बड़ी बात तो ये। पहला पॉइंट क्या है, इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का सफेद, फिर पॉइंटों में लिख दो तीनों को, जो मेन पॉइंट है वो लिख दो। राठी नस्ल की विशेषता में सींग, नस्ल का रंग,
ठीक है, उसका वजन, ये चीजें लिख दो। रंग, आकार, आकृति, रंग, रूप, इनके बारे में लिखना है, वजन के बारे में लिखना है, बस और कुछ नहीं है। फिर मुर्रा नस्ल की भैंस है, बड़ा क्वेश्चन है, इसने उत्पत्ति स्थान पूछा है, तो क्या लिखा है बच्चों ने, मतलब मुर्रा नस्ल की विशेषता, हेडिंग डालो और अंडरलाइन कर दो। फिर इसने पॉइंट दिए होंगे क्वेश्चन में कि उत्पत्ति स्थान क्या है, विशेषता क्या है, उपयोगिता क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है, उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान लिख दो। विशेषता, विशेषता को पॉइंट बना बना के लिख दो, जो इसकी मेन मेन विशेषता है वो लिखनी है। ठीक है भाई, विशेषताओं में कम से कम 3 से 4 विशेषता होनी चाहिए। ओके, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखो, वजन लिख दिया, पशु का इतना इतना वजन है और प्रथम ब्यात की जो उम्र है वो उतनी है, मामला फिनिश। 12वां क्वेश्चन आ गया, 1.5 में से 1.5 मिला है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, करनाल हरियाणा, अंडरलाइन कर दो, करनाल में। इंपोर्टेंट पॉइंट यही तो है, तो अंडरलाइन कर दो। इस संस्थान द्वारा विकसित 2 संकर नस्लें निकाली गई, कर्ण फिरोज और कर्ण स्विस, नंबर लगा के आराम से लिख सकते हो। 13वां क्वेश्चन है जाफराबादी, वही उत्पत्ति स्थान लिख दो। विशेषताओं में वही पॉइंट बना के लिखो जिसमें काटा पीटी कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन विशेषताओं में आपको फोकस क्या रखना है, एक तो उसका रंग कैसा है, ठीक है, इसके अलावा सींगों का आकार आकृति कैसी है, दूसरा ये लिखना। तीसरा, उसमें वजन कितना है। चौथा, प्रथम ब्यात की उम्र कितनी है। मतलब विशेषताओं में लिखना है उसके मेन पॉइंट क्या है जो अन्य नस्लों से उसको विशेष बनाता है। मुर्रा नस्ल की विशेषता क्या है, जाफराबादी से, कि साहब मुर्रा में सींग है वो जलेबी आकार के होते हैं, रंग बिल्कुल काला होता है, गहरा होता है। तो जो मुख्य विशेषता अन्य नस्लों से या उसको अलग करती है वो विशेषताएं उसमें अपने को लिखनी है। किसी पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता ज्यादा है तो किसी की कम है, तो उसका भी अपने को ध्यान रखना है। फिर आ जाओ, 14 नंबर है स्वस्थ पशुओं के लक्षण। लक्षण पूछे हैं, पॉइंट लगा के आराम से लिख दो, 1.5 में से 1.5 नंबर मिला है। फिर खुर पक्का मुंह पक्का रोग, रोग कारक का नाम पूछा है तो सिर्फ रोग कारक का नाम लिखना है। प्रजाति कौन सी, वोरी, और लक्षण कौन सा है, नंबर 2 लगाओ और लक्षण लिख दो, पॉइंट लगा लगा के, जो भी इसके इंपोर्टेंट है। अब एफएमडी के मेन इंपोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, कि भाई छाले पड़ते हैं मुंह में, फिर पशु क्या करता है, पैरों के पहले पैरों में पड़ते हैं तो पशु चाटता है उनको, तो मुंह में भी आ जाते हैं। तो छाले होते हैं, छालों से क्या आना था भाई, पानी बहने लगता है। तो जो मेन पॉइंट है वो अपने को इसमें क्या करना है, लिखना है, नोट करना है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको आंसर्स को लिखना है। जैसे यहां पर आयताकार विधि का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आयताकार विधि के बारे में इसने क्या पूछा है कि देखो, प्रवर्धन वाले चैप्टर से इसके अलावा जो रेखांकन वाला चैप्टर है उसमें ध्यान रखना है कि डायग्राम को सही तरीके से बनाना है। देखो, इस बच्चे को 3 में से 3 मिले हैं, 4 में से 4 मिले हैं यहाँ पे। ओके डन, तो ध्यान रखना 3 में से 3, 4 का जो भी था पूरा का पूरा मिला है। तो इसी चीज का ध्यान रखना आपको, जहां पर खंड ए पूरा हो जाए वहां पर खंड ब स्टार्ट करना है। जैसे यहां पर खंड द स्टार्ट होगा, कौन सा स्टार्ट होगा, खंड द स्टार्ट होगा, तो देख सकते हैं आपके सामने, इसको भी जरूर इंक्लूड करना है। खंड द यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसको भी लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ऊपर लिख सकते हैं। गेहूं की खेती के बारे में अपने को एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट क्या था, बुआई का समय, विधि अंडरलाइन कर दो। फिर अगेती का यह है, पछेती का यह है, विधि यह है, विधि हेडिंग डालो, विधि के बारे में लिख दिया। आर इंटू पी क्या है, विधि में क्या लिखना है, आर इंटू पी कितनी है, पूरी पूरी। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, बीज दर और बीजोपचार। तो बीजोपचार में आपको ध्यान, बीज दर कितनी है, अगेती में कितनी थी, पछेती में कितनी है। बीजोपचार में आपको ध्यान रखना है, बीजोपचार में कुछ पॉइंट्स अपना फोकस रखते हैं। बीजोपचार में अपन थायरम काम में लेते हैं, थायरम नहीं ले रहे तो आप कैप्टोन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा 20% नमक का घोल भी काम में ले सकते हैं। ओके डन, ये अपन ज्यादा काम में लेते हैं। इसके अलावा जितने भी भूमिगत कीट है तो उसके लिए क्लोरोपाइरीफोस काम में ले सकते हैं, ध्यान रखना, क्लोरोपाइरीफोस काम में ले सकते हैं। ओके डन, सल्फर पाउडर भी थोड़ा सा काम में ले सकते हैं। तो बीजोपचार में इन चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हो सभी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके डन, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो लिखने का आप ध्यान रखें, और लास्ट में जहां पर भी आपका वर्क पूरा हो जाए आप क्या लिख सकते हैं वहां पे, इस बच्चे ने जैसे लिख रखा है, बच्चे ने क्या लिख रखा है कि भाई साहब जहां पर पॉइंट पूरा हो गया वहां पर मैंने लिख दिया है समाप्त। बच्चे को 56 में से 56 नंबर मिले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको भी मिल जाएंगे। खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नो डाउट आपकी अच्छी तैयारी है, बहुत शानदार तैयारी है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर, अपना जो यूट्यूब चैनल है इसमें वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी करवाए हैं, 2022 के, 2023 के, 2020-21 के जो पुराने क्वेश्चन है टॉपिक वाइज
15 चैप्टर है तो 15 के 15 चैप्टर के 3 साल के पुराने क्वेश्चन के वीडियोस मैंने डाले हैं, आप उनको जाकर देखना प्लेलिस्ट में, आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। छोटे क्वेश्चन का ध्यान रखना है, कोशिश यही करनी है कि क्वेश्चंस को अपन कंटिन्यू ही करें, आगे पीछे नहीं करें। उससे क्या है कि एक्सटर्नल को कॉपी चेक करने में ज्यादा समस्या नहीं आती और इससे अपने को फायदा मिलता है, नंबर दे देता है अच्छा। तो कहीं भी आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पॉइंट्स है उन्हीं का ध्यान रखें जो मैंने आपको फोकस करवाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। तो इन्हीं चीजों को फोकस करना है, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।